हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी और साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलता है डेली। और इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होता है, उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो पहली न्यूज हम देख लेते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप, इंडियन विमेन कंपाउंड आर्चर स्ट्राइक गोल्ड। तीर अंदाजी विश्व कप की ये बात हो रही है। भारतीय महिला कंपाउंड तीर अंदाजों ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की ये तिगड़ी है जिनमें किस किस का नाम आता है? ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और आदिति स्वामी। ये भारतीय तिगड़ी ने तुर्की को हराया है और तुर्की को हराने के बाद लगातार तीर अंदाजी विश्व कप का ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। सुरेखा वेनम, परनीत कौर और आदिति स्वामी। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर, आदिति स्वामी की भारतीय तिगड़ी ने शनिवार को ये कारनामा करके दिखाया, यानी कि 25 तारीख को। और आज क्या है? आज 26 तारीख है, यानी कि कल की ही बात है। तो यहां पर स्टेज 2 का ये इवेंट हो रहा था, स्टेज 2 इवेंट, यानी कि सेकंड इवेंट हुआ था इस कार्यक्रम का, इस वर्ल्ड कप का, जिसमें भारतीय तिगड़ी ने ये गोल्ड मेडल जीता है। विश्व की नंबर 1 भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने पहले दौर से ही तुर्की की हेजल बैरून, आयसे बेरा सूजर और बेगम युवा पर दबदबा बना लिया था। ठीक है ना? हेजल बुरम, आयसा बेरा सूजर और बेगम युवा, तो ये हैं तुर्की की तिगड़ी। इन पर हमारी भारत की तिगड़ी जो है वो भारी पड़ गई और 6 अंकों के अच्छे अंतर से एक भी सेट गंवाए बिना भारतीय तिगड़ी ने ये स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। अभी जैसे यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, ये कार्यक्रम कौन सा है? स्टेज 2 का है। अभी तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, पहले आप ये फोटो देख लीजिए। ये हैं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और इनके साथ में कौन है? आदिति स्वामी। तो चलिए जी, अब ये प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीर अंदाजी ओलंपिक खेल में शामिल किया हुआ है। जब आपसे ये पूछा जाए कि ये तीर अंदाजी को पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में कब शामिल किया गया था, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे? जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जिन्होंने लिखा होगा ना 1900, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1924 में तीर अंदाजी को ओलंपिक खेल से बाहर कर दिया गया और 1972 में फिर से
तीरंदाजी को ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये जो विश्व कप हो रहा है ना, तीरंदाजी विश्व कप 2024, ये कौन सा संस्करण है, तो आपको पता होना चाहिए ये तीरंदाजी विश्व कप का 18वां संस्करण चल रहा है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 18वें तीरंदाजी विश्व कप का चरण फर्स्ट का आयोजन कहां किया गया था, यानी कि स्टेज फर्स्ट का, अभी हमने न्यूज में क्या देखा है, स्टेज टू में इन्होंने जीत हासिल की है भारतीय तिगड़ी ने। तो जल्दी से बताओ स्टेज वन का आयोजन कहां किया गया था। जिन्होंने लिखा होगा ना शंघाई चीन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं ये कब से कब तक चला था स्टेज वन का कार्यक्रम, तो ये 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक संपन्न हो गया ये। और ये जो 18वां संस्करण चल रहा है ना, ये कितने भागों में होगा, इसके कितने चरण होंगे, इसके 4 चरण होंगे कुल। इसके 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण में भारतीय तिगड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर एक नाम कमा दिया है। और जैसे हम बात करते हैं दूसरा जो कहां हुआ, तो ये हुआ आपका सेकंड, ये चेवन दक्षिणी कोरिया में। और जैसे बात की जाती है कब से कब तो वो हुआ ये, तो ये 21 मई से लेकर 26 मई तक, यानी कि आज तक चलेगा। आज इसका लास्ट दिन है, तो कंप्लीट हुआ ही मानो आप इसे। तो ये तो दूसरा संस्करण दक्षिणी कोरिया में हो रहा है, आज कंप्लीट हो जाएगा। और एंटाल्या, जिसे अंताल्या भी बोला जाता है, तुर्की में है ये। और ये यहां पर कौन सा संस्करण होगा, तो तीसरा चरण का यहां पर शुरुआत होने वाली है। 18 जून से लेकर 23 जून तक अंताल्या में तीसरे चरण का ये आयोजन होगा। फिर बाद में चौथे चरण का आयोजन कहां होगा, ट्लाक्सला मेक्सिको में। और ये होगा आपका 19 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, यहां पे फाइनल पता लग जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से 18वें तीरंदाजी विश्व कप का 4 चरणों में आयोजन होने वाला है। 2 चरण आप ये मान के चलिए कि आज कंप्लीट हो गए, हो जाएंगे। अभी तो सुबह हुई है, शाम तक हो जाएंगे। 26 तारीख है आज, तो 26 मई के दिन खत्म हो जाएगा दूसरा स्टेज का कार्यक्रम। फिर तीसरा और चौथा चरण बच जाएगा, उसमें देखेंगे कि क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आपको पता है अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। ईरान डिनाइज फोल प्ले इन रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश। ईरान ने रईसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। 63 years old died on 19 May after his helicopter went down in the country's mountainous northwest while returning from dam inauguration on the border with Azerbaijan। 63 वर्षीय रईसी की मृत्यु 19 मई को हो गई थी, जब उनका हेलीकॉप्टर देश के पहाड़ी उत्तर पश्चिम में अजरबैजान की सीमा पर एक बांध के उद्घाटन से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसी के बीच में फिर शोक सभा भी निकाली जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई पता नहीं चल पाया है कि कोई आपराधिक गतिविधि थी क्या, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का पता नहीं लगा है ईरान को। और आपको पता है राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ में 7 अन्य लोग भी मारे गए थे, जिसमें वहां के विदेश मंत्री भी शामिल थे। और यहां पर उनकी मृत्यु के बाद हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर गए हुए थे शोक सभा में। यहां पर आप देख सकते होंगे फोटो लगी हुई है ऊपर राष्ट्रपति रईसी की, और ये उनके क्या हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर भी उसमें क्या है, चल बसे थे। उनका नाम क्या था, अमीर अब्दुल हयान। तो धनखड़ भी कहां गए हुए थे, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो ये न्यूज भी आई थी। धनखड़ इन तेहरान,
इंडियाज शोज सोलिडेरिटी विद ईरान। मंगलवार को इन्होंने इस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचकर उनकी साथ क्या किया था, एक संवेदनाएं व्यक्त की, आधिकारिक शोक मनाया वहां पर, ठीक है। और भारत के साथ में किस प्रकार के संबंध बने रईसी के समय और वहां अमीर अब्दुल हयान के समय, उनके बारे में भी बातचीत की, उनको भी याद किया। जैसे कि आपको पता है इनकी मृत्यु से पहले ही कुछ दिन पहले चाहबार बंदरगाह के बारे में 10 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। चाहबार बंदरगाह के बारे में आपको बखूबी पता है, ये कहां पे है, ये इसी ईरान में है। ईरान की कौन सी डायरेक्शन में है ये, तो आप कहेंगे ये ईरान के दक्षिणी पूर्वी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इस चाहबार बंदरगाह को ध्यान में रखते हुए रईसी और अमीर अब्दुल्लाहयान की मौजूदगी में इस पर साइन किए गए थे, ठीक है ना। तो उन सभी बातों को भी इन्होंने दोहराया। अब जैसे अगर पूछ लिया जाए चाहबार बंदरगाह को विकसित किए जाने का महत्व क्या है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएससी में, ये बात है 2017 के आसपास की, यूपीएससी प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हालांकि चाहबार बंदरगाह को विकसित किए जाने का ये जो टाइम है वो आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है इसको विकसित करने की बातें। इससे क्या होगा, इससे भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होगा। अब सीधा कांटेक्ट हो जाएगा भारत का मध्य एशिया के साथ। पहले पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी कोई भी हमें आवश्यकता महसूस नहीं होगी जब ये चाहबार बंदरगाह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। यहां पर आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये है हमारा मुंबई और ये है वो चाहबार पोर्ट, और ये ईरान के कौन सी डायरेक्शन में है यहां पर। तो इसका डायरेक्शन देखेंगे तो आप ये पूर्व मान के चलिए, ये पश्चिम, तो जो आपकी दक्षिण पूर्वी दिशा है ना, उस दिशा में आपको ये देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो दक्षिणी पूर्वी डायरेक्शन में है ये चाहबार पोर्ट, जो अभी भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है ताकि भारत का संपर्क मध्य एशिया के साथ में हो जाए। और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, ग्वादर बंदरगाह। तो ये ग्वादर बंदरगाह लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है चाहबार पोर्ट से, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा सीधा संपर्क हो जाएगा अफगानिस्तान में, यानी कि मुंबई से चाहबार पोर्ट और चाहबार पोर्ट से होते हुए ये जो जा रही है ना अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से हमारा संपर्क होगा, हमें पाकिस्तान की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अब हम चलते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सिमरन शर्मा विंस इंडियाज 6th गोल्ड। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सिमरन शर्मा ने भारत को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया है। अब सिमरन शर्मा shaved off around 1/5 of a second from her earlier personal best of 25.16 seconds to win the gold। सिमरन शर्मा ने 25.16 सेकंड के अपने पिछले व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से लगभग 1/5 सेकंड कम करके ये स्वर्ण पदक जीता है। और जब हम बात कर रहे हो, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे करवाया जा रहा है, कोबे। ये कोबे कहां पर है, तो ये जापान में है, ठीक है ना। तो जापान में कोबे नामक जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया, ये चैंपियनशिप आयोजित करवाई गई, जिसमें सिमरन शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया है इन्होंने, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने, पहले भारतीय का नाम बताना है आपको जिन्होंने इस चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो जिन्होंने लिखा होगा ना सुंदर सिंह गुज्जर, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सुंदर कुमार गुज्जर जो हैं, सुरेंद्र सिंह गुज्जर, ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये करौली के रहने वाले हैं। करौली कहां पे है, ये राजस्थान में है। और इन्होंने
स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए सबसे पहले? ये बात है 2017 की, जब 2017 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाया गया था लंदन में। तो लंदन कहां पे है? यूके में। तो 2017 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन लंदन में करवाया गया। उसी लंदन में हो रहे इस चैंपियनशिप में सुंदर सिंह गुर्जर ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और जैसे बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर कौन सी मतलब खेल से संबंधित हैं, तो ये भाला फेंक से हैं, भाला फेंक स्पर्धा, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है? ये भाला फेंकते हैं और उसी में इन्होंने दिलाया था ये स्वर्ण पदक। और सिमरन शर्मा जो हैं उन्होंने भारत को लिए कौन सा स्वर्ण पदक दिलाया है? छठा, है ना, गोल्ड मेडल। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। सचिन खिलाड़ी ने भी गोल्ड मेडल जिताया था और दीप्ति जीवन जी ने भी गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इस प्रकार ये था हमारा वीडियो का पहला पार्ट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का ये पहला पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ, जिसका नाम है टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। यानी कि आज के इतिहास की घटनाएं हम देखेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों ने क्या किया था, या फिर कोई महत्वपूर्ण दिवस है तो आज। तो 26 मई के दिन आज जिनकी जयंती है उनके बारे में बातें करेंगे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है छगन राज चौपासनी वाला, ये इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, यानी कि 26 मई 1912 को इनका जन्म हुआ जोधपुर में। और जोधपुर कहां पे है? राजस्थान। इनको प्रसिद्धि किस वजह से मिली? तो ये एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भी क्या है, बहुत अथक प्रयास किया। जेल की यात्राएं इन्होंने की। कहा जाता है कि ये 1934 में जेल में गए, 1940 में भी जेल में रहे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये जेल में गए। अब चलो जी इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। छगनलाल चौपासनी वाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें से ठीक रहेगा। कौन सा कथन इसमें से ठीक है वो बताना है आपको। पहला पॉइंट देखो, छगनलाल चौपासनी वाला ने सोहन सिंह भाकड़ा के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी क्या? आप कहेंगे जी नहीं, इन्होंने तो गदर पार्टी की स्थापना की ही नहीं। सोहन सिंह भाकड़ा गदर पार्टी से संबंधित जरूर थे, लेकिन सोहन सिंह भाकड़ा के साथ में किसका नाम आता है? लाला हरदयाल का नाम आता है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। और कहां पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और सोहन सिंह भाकड़ा को गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, छगनलाल चौपासनी वाला ने जय नारायण व्यास के साप्ताहिक पत्र लोकराज का संपादन किया था। यह बात ठीक लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है? छगनलाल चौपासनी वाला ने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर की जूनी धान मंडी में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया। तीसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है, यानी कि केवल पहला पॉइंट गलत है, दूसरा और तीसरा पॉइंट ठीक रहेगा। जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा ना, केवल 2 और 3 उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे छगन राज चौपासनी वाला। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं, इन्होंने जूनी धान मंडी में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। मूल रूप से ये कहां से थे? जोधपुर से ही थे।
चलिए जी, अब हम चलते हैं जिनकी आज के दिन पुण्यतिथि है, जिनकी आज के दिन डेथ हुई थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंपक रमन पिल्लई। ये नाम आपने बखूबी सुना भी होगा। और जैसे हम बात करते हैं, इनकी पुण्यतिथि है, इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1891 को इनका जन्म हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में। आज ही के दिन इनकी डेथ हुई थी, यानी कि 26 मई 1934 को इनकी डेथ हो गई थी जर्मनी में। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये एक भारतीय क्रांतिकारी रहे, भारतीय क्रांतिकारी। अभी इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप बताने का प्रयास करेंगे। चंपक रमन पिल्लई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही है। आप सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनाई गई थी जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भारत समर्थक समिति। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम दिया जाता है इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी। इस इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन सितंबर 1914 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? ज्यूरिख में। ज्यूरिख में मुख्यालय बनाते हुए इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी की स्थापना 1914 में हुई। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? चंपक रमन पिल्लई। तो आप कहेंगे जी हां, पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है। और जैसे आपको यह भी पता है, 1915 के आसपास में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसमें चंपक रमन पिल्लई को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है ना। तो वैसे जैसे हम बात कर रहे होते हैं, ये कौन कौन सी पार्टियों से संबंधित थे, तो जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी नामक एक संस्था बनी थी, उसमें भी इनका योगदान रहा, उससे भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनी थी। तो अस्थायी सरकार बनी थी उस समय किसने बनाई थी? यह बात है 1 दिसंबर 1915 की, जब अफगानिस्तान में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया 1 दिसंबर 1915 को। और उस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नाम आता है महेंद्र प्रताप का। महेंद्र प्रताप उसमें राष्ट्रपति बने। और उस सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नाम आता है मोहम्मद बरकतुल्लाह। और विदेश मंत्री कौन बने? तो नाम आता है चंपक रमन पिल्लई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह बात ध्यान में रखनी है। दोनों ही पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं, तो कौन सा इसमें टिक करेंगे आप? उपरोक्त सभी कर दीजिए या फिर आप कर दीजिए केवल 1 और 2। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि उपरोक्त सभी रहेगा ठीक। तो इसमें टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। चंपक रमन पिल्लई के बारे में यह जानकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल के माध्यम से दी गई है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल का। चंपक रमन पिल्लई विदेश में रहते हुए लड़ी थी देश की आजादी की लड़ाई। 15 सितंबर 1891 से 26 मई 1934 तक का इनका जीवन रहा। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ। भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले करने के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में उन्हें रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस का पूर्ववर्ती माना जाता है। विद्यार्थी जीवन के दौर से ही पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वे स्वतंत्रता आंदोलनों में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुना करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया।
जब तिलक को गिरफ्तारी दी गई थी उस समय और उनको निर्वासन की भी सजा दी गई थी, तो चंपक को भी काफी गहरा धक्का लगा था उस बात से। ऐसे में उन्होंने अपना सारा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित करने का प्रण लिया। बाद में चंपक रमन विदेश चले गए, बर्लिन गए थे वैसे ये। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की सहायता से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। अभी आपसे ऑप्शन ए में पूछा गया था ना, ज्यूरिख में उसका मुख्यालय बनाया गया, तो उसका मुख्यालय ज्यूरिख में था और उन्होंने स्वयं उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 1914 में बर्लिन चले गए और वहां इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की शुरुआत की। विदेश में रह रहे अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए पिल्लई के साथ जुड़ गए। उन्होंने जर्मन लोगों का विश्वास जीता और हिंद महासागर में जर्मन नौसेना के अभियानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपक रमन पर 1 लाख पाउंड का इनाम घोषित किया था, लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं सके। चंपक रमन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल वॉलेंटियर कोर की स्थापना भी की। जुलाई 1914 में पिल्लई ने बर्लिन से भारतीय सैनिकों को संदेश दिया कि विद्रोह करने और मातृभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। बाद में 1919 में जब चंपक रमन वियना में सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने नेताजी को अपनी योजना बताई। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने वही राह चुनी जो चंपक रमन ने उन्हें दिखाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन ने पिल्लई का सपना साकार सा कर दिया। चंपक रमन को दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार का मंत्री होने का गौरव भी मिला। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस सरकार के राष्ट्रपति थे। 26 मई 1934 को पिल्लई का निधन हो गया। चंपक रमन की पत्नी लक्ष्मीबाई पति की अस्थियां, डायरी और उनके गोपनीय दस्तावेज संरक्षित करने में सफल रही। पिल्लई की अंतिम इच्छा के अनुसार लक्ष्मीबाई उनकी अस्थियां भारत लाई, जहां कन्याकुमारी में उसको समुद्र में प्रवाहित करवाया गया। तो चंपक रमन पिल्लई के बारे में ये एक प्यारी सी कहानी आपको मैंने सुनाई है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा लिखित है ये। तो इस प्रकार ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट भी संपन्न हुआ। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको डेली मिलता ही है। यदि आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो आप फॉलो कर लीजिए इस चैनल को। वहां पर कम्युनिटी बटन पर क्लिक करके देखिएगा यूट्यूब पे, तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ सब मिलेगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोहित 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।